हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी कॉलेज व्याख्याता का जो प्रश्न पत्र था 2018-19। तो इस प्रश्न पत्र के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह के प्रश्न जो है वो इस परीक्षा में आए थे। तो काफ़ी समय से जो है आप लोग जो है प्रश्न पत्र की भी मांग कर रहे थे कि प्रश्न पत्र जो है बनाए जाए, लेकिन जो इसके प्रश्न पत्र हैं वो मिल नहीं रहे थे। अब जब मुझे मिल गया तो मैंने कहा कि आप लोगों से शेयर कर दूं ये प्रश्न पत्र। तो आज मैं इसके 2018 और 19 का जो इसका क्वेश्चन पेपर आया था, प्रश्न पत्र आया था, उस पर चर्चा कर रही हूँ। कौन कौन से इसमें प्रश्न आए थे और किस प्रकार के जो है इसमें प्रश्न आए थे। तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से प्रश्न आए थे और किस प्रकार के जो है प्रश्न आए थे और आ सकते हैं इस पे आधारित, वो भी हम देख लेंगे। तो चलिए अपना शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इस उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1882 ईस्वी। तो आप जो है परीक्षाओं के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसके प्रकाशन वर्ष को याद रखना। जैसे कि मैंने अभी कविताओं पे प्रश्न उत्तर करवाए थे या फिर कहानी पे प्रश्न उत्तर, तो जितने भी मैंने प्रश्न लिखे थे उसमें प्रकाशन वर्ष का जो है प्रश्न जो है ज़रूर रखा था, क्योंकि इस पे आधारित प्रश्न आते ही रहते हैं। अब कुछ दिनों में मैं आपको उपन्यास के ऊपर भी प्रश्न उत्तर जो है वो करवाने वाली हूँ। तो आप इनके जो प्रकाशन वर्ष है और ख़ास तौर से जो मुख्य उपन्यास है या कविता है या कहानी है, उनके जो प्रकाशन वर्ष है वो तो ज़रूर ही याद कर लें, क्योंकि मुख्य जो प्रकाशन वर्ष हो गया, उपन्यास हो गई, कविताएं हो गई, कहानी हो गई, उनके तो ज़रूर ही पूछे जाते हैं। जैसे कि परीक्षा गुरु हो गया, देवरानी जेठानी की कहानी हो गया, गोदान हो गया। तो इसी प्रकार से जो मुख्य उपन्यास है और कविताओं में हो गया, जैसे भारत भारती, द्वापर, राम की शक्ति पूजा हो गया। तो इस प्रकार से जो मुख्य प्रकाशन वर्ष है उनको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो इसका हो गया। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। तो जो कहानी प्रसाद ने नहीं लिखी है, ममता प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई कहानी है, सालवती प्रसाद जी की कहानी है, छाया ये भी प्रसाद जी की कहानी है, लेकिन जो सुजान भगत है वह प्रसाद जी की कहानी नहीं है, ये प्रेमचंद की कहानी है। तो सबसे पहले इसके लिए जो ज़रूरी है आपको मालूम होना चाहिए इस प्रश्न के लिए कि प्रसाद जी की कहानियाँ कौन कौन सी है। तो आप जो है ये याद रखिए कि जिस भी लेखक का नाम उसमें या कहानी के जो, जैसे कि कहानी यूपीएससी के अंतर्गत जितने भी कहानी है या यूजीसी नेट के अंतर्गत उन कहानियों के जो लेखक हैं उनका जीवन परिचय, उनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ, उनको मिले गए पुरस्कार, तो ये चीज़ें जो है ज़रूर याद रखिए। तो अब प्रसाद की कहानियाँ, प्रसाद की कितनी सारी कहानियाँ जो उसमें दी गई है, तो प्रसाद की कौन सी नहीं है, सुजान भगत। अगला है, नया रास्ता कहानी के लेखक कौन है। राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद पहाड़ी, डॉक्टर सत्यप्रकाश संगर, इस्मत चुगदाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है राम प्रसाद पहाड़ी। अगर कहीं पे किसी आंसर में आप सभी को लगे कि आंसर जो है इसका गलत है, किसी भी प्रश्न का आंसर आप सभी को लगे गलत है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये आंसर भी वहीं से लिए हैं मैंने जहाँ से ये प्रश्न पत्र लिया है। तो हो सकता है कुछ आंसर इसमें आपको गलत भी मिले। तो आपको जहाँ पे पता चले आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि उस गलती को जो है सुधारा जा सके। अगला प्रश्न है, इन भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है। 1800 से 1850, 1850 से 1885, 1850 से 1900 ईस्वी और 1850 से 1905 ईस्वी। तो यहाँ पे आपको प्रश्न जो है वो ये देखना है कि इसमें पूछा है कि भारतेंदु युगीन नाटक,
तो नाटकों का जो क्रम है कि भारतेंदु युगीन नाटक के क्रम, प्रसाद युगीन नाटकों के क्रम, तो ये क्रम भी आपको याद रखनी है कि किस प्रकार से, मैंने जैसे कि इसके शुरुआत में ही आपको कहा कि ये भी बता दूंगी कि किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ इस प्रश्न को देखिए, बाकी जो है प्रसाद युगीन नाटक हो गए या प्रसादोत्तर युगीन नाटक हो गए, तो उनके भी कालक्रम ज़रूर देखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1850 से 1900 ईस्वी। तो इसमें मैं ये भी डिस्कस जो है करती जाऊंगी, चर्चा करती जाऊंगी कि किस प्रकार के प्रश्न इस पे आधारित और भी बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपेंद्र नाथ अश्क। तो ये उनके द्वारा लिखी गई कहानी है। आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो नौकरशाही, मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति, चुनावी दलीय राजनीति या फिर सामुदायिक विलगाव। तो इसका जो सही आंसर है आधे अधूरे नाटक का जो है वो है मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति। तो मैंने आप सभी को जितने भी नाटक है, उपन्यास है, कविता है, सॉरी कविता को तो नहीं बताया, लेकिन नाटक, कहानी और उपन्यास, तीनों के जो है वर्ण विषय जो है वो मैंने आप सभी को बता दिए हैं। नाटक का जो है यूपीएससी का जो है अभी नहीं बनाया है, लेकिन इसके सारे नाटक वही हैं जो कि मैंने नेट के लिए बनाए थे। यूजीसी नेट में जो नाटक दिए गए हैं वही नाटक यूपीएससी के भी अंतर्गत है। तो जो मेरा नेट का सिलेबस है जिसमें मैंने नाटक के वर्ण विषय बनाए थे, तो आप उसी वीडियो को जो है देख सकते हैं। तो उसमें मैंने सभी नाटकों के वर्ण विषय बता रखे हैं। तो यहाँ पे जो है आधे अधूरे नाटक का वर्ण विषय पूछा है। तो इसी प्रकार से हमें कहानी और उपन्यास सबके वर्ण विषय ज़रूर देखने हैं। अगला है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर गुलाब राय। तो इसका जो सही आंसर है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये तो जनरल क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें कुछ नहीं करना। अब है, सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी या फिर कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, सूरदास, कबीरदास, तुलसी, जायसी, कबीर, तुलसी, जायसी या फिर सूर। तो इसको हमें जो है कालक्रम अनुसार सजाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इनके कालक्रम पता होना चाहिए। तो इसमें जो है सबसे बड़े जो थे वो थे कबीरदास जी, उसके बाद जो नाम आता है वो है सूरदास जी का, उसके बाद तुलसीदास और उसके बाद जो है जायसी का नाम आता है। जो कबीरदास थे उनका 1398 के लगभग आता है, सूरदास जी का 1483 के लगभग, ऐसे ही तुलसीदास जी का 1532। तो इनके जो है जन्म जो मुख्य हैं उनके जन्म वर्ष। और अगर इस प्रश्न की बात करें तो कई बार यूजीसी नेट की परीक्षा में भी ये प्रश्न आ चुका है। तो जो कम से कम अगर मैं कहूँगी कि ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मुख्य चीज़ें जो है या मुख्य कवि हो गए, लेखक हो गए, उनकी तो हर चीज़ पढ़नी ज़रूरी है। तो चलिए अगला प्रश्न है, कला की सहायता से हम लोक के विश्व रूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर नागेंद्र या फिर डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक। तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ये कथन उनका है। तो कथन के ऊपर भी जो है परीक्षा में आजकल अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख लीजिएगा।
अगला है अपभ्रंश भाषा की स्थिति काल क्या है। तो यहाँ जो है प्रश्न ये भी है कि जिनके भी काल है, काल विभाजन, उस पे आधारित ये दूसरा क्वेश्चन है। अभी भारतेंदु युगीन नाटक के ऊपर एक प्रश्न हमने देखा और ये दूसरा प्रश्न जो है अपभ्रंश भाषा के ऊपर। यानी कि जो या तो मैं इस जितने भी कालक्रम हैं उनके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगी ताकि आपके लिए आसान हो जाए सभी कालक्रम को याद रखना। तो ये हो जाएगा अपभ्रंश भाषा की स्थिति काल क्या है, 1500 ईस्वी से पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, और 500 ईस्वी से पूर्व से 1 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व, और 1000 से 1500 ईस्वी। तो इसका जो आंसर है वो है 500 से 1000 ईस्वी। तो यहाँ मैं नोट कर लेती हूँ कि मैं कालक्रम के ऊपर आपको एक वीडियो बना के दे दूँगी। अब अगला है पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। ब्राह्मण से, शौर सेनी से, अर्धमागधी से या फिर मागधी से। तो इसका जो सही आंसर है वो है अर्धमागधी से। तो इसके लिए जो पूर्व उत्पत्ति है अपभ्रंश भाषा की वो आप देख लेना कौन सी भाषा से किस चीज़ की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि ये जो भाषाओं का वर्गीकरण है वो प्रश्न जो है परीक्षा में एक ना एक प्रश्न इस पे आधारित ज़रूर होता है। आप चाहे कोई भी प्रश्न देख ले, चाहे पश्चिमी हिंदी के ऊपर आए, चाहे पूर्वी हिंदी के ऊपर, चाहे कोई भी आए, लेकिन एक प्रश्न जो है इस टॉपिक से ज़रूर आता है। तो इसको इतने अच्छे से याद कर लीजिए कि अगर इसके ऊपर प्रश्न आए तो आपका 1 नंबर जो है वो पक्का हो जाए। 1 या 2 नंबर जो भी होता है, इसका 2 नंबर का है तो 2 नंबर आपके इसमें पक्के हो जाएंगे। तो ये इस पे प्रश्न जरूर आता है। अगला है मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या फिर अवधी। तो इसका जो सही आंसर है वो है खड़ी बोली। अगला प्रश्न है 200 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है। तो इसकी भाषा कौन सी है, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी या फिर बघेली। तो इसकी जो सही भाषा है वो है ब्रजभाषा। तो ये ब्रजभाषा में लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है ईसुरी किस बोली के कवि हैं। ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी या फिर बुंदेली। तो इसका जो सही आंसर है वो है बुंदेली। अगला है देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक नाम गलत है। ब्राह्मी, खरोष्टी, शारदा या कुटिला। तो देवनागरी लिपि की जो पूर्ववर्ती लिपियां चल रही थी उसमें कौन सा नाम नहीं है। तो शारदा जो है वो देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपि नहीं है। तो इसमें जो क्या नाम आएगा, ब्राह्मी, खरोष्टी और कुटिला। अगला है इनमें द्विगुण व्यंजन है। तो द्विगुण व्यंजन जो है वो है अड़। तो इसके लिए एक और बात जो मैंने देखी थी, इसमें ये लिखा था कि इस प्रश्न को जो है आयोग ने डिलीट कर दिया था। अगला है राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है। अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346 या फिर अनुच्छेद 347। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। अगला है स्वभाषा, स्वदेश तथा स्वधर्म का आंदोलन किसने चलाया था। तो कौन से इसमें से थे जिन्होंने स्वभाषा, स्वदेश और स्वधर्म का आंदोलन चलाया था। तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अगला है इन्हें आरोही क्रम में कालक्रमानुसार निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पे जो है पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं, उनको जो है क्रम से लगाना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप सभी को वैसे ही पता है कि उदंत मार्तंड जो है
उदंत मार्तंड जो है हिंदी की पहली पत्रिका है। अगर किसी और को ये आंसर ना पता हो तो इसे भी देख सकता है। उसके बाद नाम आता है प्रजामित्र, प्रजाहितैषी, फिर हरिश्चंद्र मैगजीन। तो अगला है, भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया? भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, भारतीय मूल के अरबी के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, उपर्युक्त सभी को। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है? विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालक्रमानुक्रम पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति। तो इसका जो सही आंसर है वो है विधेयवादी पद्धति। तो ये जो है इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। तो इस पुस्तक का जो है नामक ग्रंथ के लेखक हैं विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर डॉक्टर विनय मोहन। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन आरंभ वर्ष है? तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि मुख्य पत्रिकाओं के या फिर कहानी, उपन्यास, इन सब के प्रकाशन वर्ष जरूर ध्यान में रखिए। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है सन 1868 ईस्वी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य शुक्ल जी ने जो है किस नामकरण के आधार पर जो है इतिहास ग्रंथ का नाम रखा है? वो है युग प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने ये नामकरण दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार सही है? बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, खुमान रासो। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर है वही बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो इसमें आएगा वो है खुमान रासो, फिर है बीसल देव रासो, फिर है पृथ्वीराज रासो और सबसे आखिरी में है हमीर रासो। तो अगला प्रश्न है, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं? तो ये जो सिद्ध और नाथ यहाँ पे जो है प्रश्न हम देखते हैं, तो ये प्रश्न जो है थोड़ा या तो एक साथ होना चाहिए या फिर एक के बारे में ही पूछा जाता। यहाँ पर इन्होंने सिद्धों का भी पूछ लिया है और नाथों का भी पूछ लिया। तो सिद्धों में जो सबसे पुराने हैं वो हैं सरहप्पा और नाथों में जो सबसे पुराने हैं वो है मच्छंदर नाथ। तो इसके ए और बी जो है दोनों ही सही आंसर होंगे। अगला है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो निम्बकाचार्य, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य या फिर वल्लभाचार्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है निम्बकाचार्य। अगला है, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है? मधुमालती, मृगावती, माधवानंद, कामकंदला या फिर पद्मावत। तो इसका जो सही आंसर है वो है पद्मावत। तो सूफी काव्य परंपरा की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो है पद्मावत, जायसीकृत पद्मावत। अगला है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनको जो है कालक्रम के अनुसार कि सबसे पहले कौन आया है फिर कौन आया है। तो इसमें सबसे पहले जो है सूरदास जी है, फिर स्वामी हरिदास, फिर मीराबाई और फिर सबसे आखिरी में रसखान जी। तो ये उनका कालक्रम है। अगला है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किस लेखक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नागेंद्र।
तो ये प्रश्न जो है नेट की परीक्षा में जो है वो भी आ चुका है। तो ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि लोकनायक वही हो सकता है, ये वाला कथन किसका है। तो ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो कितनी बार ये जो प्रश्न है वो आ चुका है। अगला है, निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है, तो इनके जो है क्रमानुसार इनको लगाना है। कौन सा सही है इसमें से? तो सबसे पहले जो है इसमें आएगा बिहारी, फिर भूषण, फिर मतीराम और फिर देव। अभी मैंने इनके जन्म वर्ष को नहीं देख के आपको लिख के बताया है, ज़्यादा विस्तार पूर्वक जो है मैंने आप सभी को यहाँ नहीं बताया है। यहाँ केवल जो है मैं प्रश्नों को ही बता रही हूँ आप सभी को कि प्रश्न किस हिसाब से आए थे। तो अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने, सदा सुख लाल निसार ने, भारतेंदु ने या फिर इंशाअल्लाह खां ने? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो अनुवाद है वो किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला है, भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? तोताराम, सदानंद, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी? तो इसका जो है सही आंसर यहाँ पे है वो है तोताराम। अगला है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका जो सही आंसर है वो है बालकृष्ण भट्ट। तो ये निबंध जो है वो यूपीएचएससी के सिलेबस में भी दिया गया है। अगला है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा? तो इसका जो सही आंसर है वो है रामकुमार वर्मा का। तो ये कथन जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का है। अगला प्रश्न है, इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो इनको जो है कालक्रम अनुसार जो है वो लगाना है। तो सबसे पहले अगर इसमें बात करें तो वो है प्रसाद जी, फिर निराला, फिर पंत और फिर महादेवी वर्मा। तो कालक्रम पर आधारित जो है प्रश्न अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये चारों जो है वो जो छायावादी कवि हैं उसके अंतर्गत दिया गया है। अगला है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। तो इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है अंधरूढ़ी की प्रतिक्रिया, पूंजीपतियों के प्रति घृणा, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति, शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। तो इसका जो सही आंसर है वो है भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अधंत्र प्रगतिवाद नहीं रहा है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा या फिर नरेंद्र शर्मा? तो इसका जो सही आंसर है वो है नरेंद्र शर्मा। अगला है, ठंडा लोहा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, अज्ञेय या फिर नागार्जुन? तो इसका जो सही आंसर है वो है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? तो राधा कृष्ण दास का जो गोवध समस्या पर आधारित जो उपन्यास है वो कौन सा है? निस्सहाय हिंदू, भूतनाथ, आदर्श हिंदू, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है निस्सहाय हिंदू। उनके द्वारा लिखी गई ये उपन्यास गोवध समस्या का निवारण हेतु लिखा गया है। अगला है, प्रेमचंद के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। तो प्रेमचंद के उपन्यासों का यहाँ पे हमें कालक्रम अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले इसके जो है आप देखिए, इसका सेवा सदन सबसे पहले आएगा, फिर प्रेमाश्रम, फिर निर्मला और फिर गोदान। तो ये आंसर जो है आप इन दोनों में देख सकते हैं, इसका ए और सी यानी अ और स दोनों जो है ये इसके सही आंसर हैं।
अगला प्रश्न है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। उपयुक्त कथन किस उपन्यास का है? गोदान, दिव्या, आपका बंटी या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा। तो ये जो उपरोक्त कथन दिया गया है वो किस उपन्यास का है? तो ये जो है बाणभट्ट की आत्मकथा का उपन्यास का जो है ये पंक्तियाँ दिया गया है। इसमें हमें साम्राज्य इतिहास की बात की गई है और साम्राज्य नष्ट होने की बात की गई है, तो इससे पता चलता है। अगला है, इनका सही कालक्रम बताइए। तो इस उपन्यास का जो है हमें कालक्रम बताना है, कहानी का। तो इनके कालक्रम जो हमें बताने हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, विचित्र विवाह, समाज सेवक, पर्दा और चुंबन। अगला प्रश्न है, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है जैसे को तैसा नाटक जो है वो है गोपाल राम गहमरी जी के द्वारा लिखा गया नाटक है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रसादोत्तर नाटक है, तो प्रसादोत्तर नाटक कौन सा है? तीसरा हाथी, बिन बाती के दीप, सेतुबंध या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अर्धनारीश्वर जो है इस निबंध के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला है, इन साहित्यकारों को सही कालक्रम में रखिए। तो इसका जो है चंडी प्रसाद हृदयेश, हरिकृष्ण प्रेमी, गोपाल सिंह नेपाली और रामेश्वर शुक्ल अंचल। अगला प्रश्न है, 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज या फिर रेखा चित्र। तो 10 तस्वीरें जो है वो रेखा चित्र है और इसके लेखक जो है वो है जगदीश चंद्र माथुर और रचनाकाल जो है वो है सन 1963 ईस्वी का। तो इसका जो रचनाकाल है वो है 1963 ईस्वी और इसके लेखक हो गए जगदीश चंद्र माथुर और ये एक रेखा चित्र है। अगला है, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? तो इनमें से कौन सा लेखक जो है वो उसने जीवनी नहीं लिखी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, अज्ञेय, अमृत राय या फिर विष्णु प्रभाकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है अज्ञेय जी। तो अज्ञेय जी ने जो है जीवनी नहीं लिखी है, बाकी डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमृत राय और विष्णु प्रभाकर ने जो है जीवनी अपनी लिखी हुई है इन लोगों ने। अगला है, विभावना अलंकार का लक्षण है एक कार्य के अनेक कारण होना, बिना कार्य के कार्य की सिद्धि, कारण होने पर भी कार्य की सिद्धि ना होना, कारण नहीं कार्य नहीं। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है बिना कारण के कार्य की सिद्धि। तो इसका उदाहरण जो है मैंने दिया था, यानी विभावना अलंकार की जब कारण ना हो तब भी कार्य सिद्ध हो जाए। जैसे कि आप एक गाना दे सकते हैं कि बिना पायल के ही बजे घुंघरू, यानी कि पायल नहीं है, कारण नहीं है, लेकिन क्या है घुंघरू बज रहा है तो कार्य सिद्ध हो रहा है। तो यहाँ इसका अच्छा उदाहरण यही है विभावना अलंकार का कि बिना पायल के ही बजे घुंघरू, यानी पायल ना होने पे भी घुंघरू की आवाज़ आ रही है, तो उसको कहते हैं विभावना अलंकार, बिना कारण के ही कार्य की सिद्धि होना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? केशव, जयदेव, भामा या फिर आनंदवर्धन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आनंदवर्धन, ये अलंकारवादी आचार्य नहीं है। अगला है, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? रस, वक्रोक्ति, ध्वनि या फिर अलंकार। तो ब्रह्मानंद सहोदर जो है वो किसे कहते हैं? रस को। अगला प्रश्न है,
मिथक श का घनिष्ठ संबंध होता है अति मानवीय पौराणिक पात्रों से, विज्ञान लेखन से, प्रौद्योगिकी से या फिर यथार्थवाद से। तो मिथक का जो घनिष्ठ संबंध होता है वो होता है अति मानवीय पौराणिक पात्रों से। तो पौराणिक पात्रों के लिए जो है मिथक एक कहानी जो है बना दी जाती थी, उसको क्या कहा जाता था? तो मिथक। तो वो हो गए पौराणिक पात्र जो वास्तविक में थे या नहीं थे इसकी पता नहीं, लेकिन उसको मिथक कहा जाता है। तो यहाँ हमें मिथक की भी परिभाषा मिल गई। जो पारिभाषिक शब्दावली है उससे, जैसा कि आज एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि इन पे आलोचना पे आधारित प्रश्नों की बात की जाए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आलोचना पर आधारित जो है पारिभाषिक शब्दावली पर आधारित किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो उसका अर्थ जो है, मेन जो है अर्थ, उस शब्दावली का अर्थ वही पूछा है कि मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है, यानी मिथक से क्या अभिप्राय है? तो अति मानवीय पौराणिक पात्रों से। अगला प्रश्न है, आत्म अनुभव एवं आत्माभिव्यक्ति को काव्य के लिए आवश्यक माना गया है। इस कथन वाले आलोचक का नाम है नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये कथन नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। अगला है, इनमें डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति का नाम है नया साहित्य, नए प्रश्न, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। अगला है तुलनात्मक आलोचना। फिर उसके बाद है प्रगतिवादी आलोचना की सीमाएं। तो इसका जो सही आंसर है वह है भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। तो ये कृति जो है वो रामविलास शर्मा जी की है। अगला है, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रः समवेते श्रेष्ठस्यो इति। यह मत किस विद्वान का है? आचार्य मम्मट, आचार्य राजशेखर, आचार्य दंडी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन जो है वो प्रतिभा की बात जो है वो राजशेखर का ये कथन है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है? तो जैसे कि इस प्रश्न को देख के अगर बात की जाए, आंसर बताने से पहले एक बात की चर्चा करना चाहूँगी कि अभी जो नेट की परीक्षा हुई थी उसमें भी प्लेटो और अरस्तु के इसी प्रकार से जो उनकी सिद्धांत है उन्हीं में से ये पूछा गया था कि उनमें से कौन सी बात नहीं है या कौन सी बात है। तो इसी प्रकार से आप जो है प्लेटो और अरस्तु के जो अनुकरण सिद्धांत है, जो उनका सिद्धांत है, उनमें कौन सी बात है तो ये ज़रूर देख लें, ताकि आपको जो है अंतर पता रहे कि कौन सी बात इन दोनों में है और कौन सी नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है हमारे इससे बन सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं, कविता जगत की अनुकृति है, अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है, काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। तो अगला है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हमारे पाश्चात्य काव्यशास्त्र से जो है प्रश्न आ गया। रिचर्ड्स, क्रोचे, प्लेटो या फिर इलियट। तो इसका जो सही आंसर है वो है रिचर्ड्स। ये रिचर्ड्स की पुस्तक है। अगला है, किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? मैथ्यू आर्नल्ड, जॉनसन, लॉन्जाइनस या फिर सार्त्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉन्जाइनस। औदात्य की जो अभिव्यक्ति की है वो लॉन्जाइनस की है। अगला है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। तो गद्य का जनक, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया है। तो गद्य का जो जनक है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो आधुनिक हिंदी गद्य के जो जनक के रूप में जाने जाते हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला है, भारत भारती काव्य का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था?
तो यहाँ आप देखिए 1910 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1912 ईस्वी या फिर 1915 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1912 ईस्वी। जैसा कि मैंने कहा था कि जितने भी काव्य, कहानी और उपन्यास हैं, सबके जो महत्वपूर्ण जो है नाम है उनको ज़रूर देख ले। तो देखिए काव्य का प्रकाशन वर्ष यहाँ पूछ लिया गया है। तो इसमें 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो प्रकाशन वर्ष पर आधारित है। अगला है रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग हैं, तो इनको जो है सुव्यवस्थित क्रम में सजाना है। तो इनमें सबसे पहले जो है रचना काल के अनुसार सबसे पहले नाम आएगा साकेत का, फिर यशोधरा, फिर द्वापर और फिर जय भारत। ये सारे जो है चंपू काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो आप सारे देख लें। इस प्रकार के जो है एक पूरा लिस्ट ही बना सकते हैं कि चंपू काव्य कौन से हैं, खंड काव्य कौन से हैं, महाकाव्य कौन से हैं। अगला है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा था? डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो ये कथन जो है स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का प्रतिक्रिया, ये बात कही थी डॉक्टर नागेंद्र ने। तो यहाँ आप देख ले कि छायावाद से संबंधित यहाँ 2 कथन आए थे। 2 प्रश्न छायावाद पर आधारित थे। प्रश्न तो और भी थे, लेकिन जो परिभाषा थी छायावाद की उसके ऊपर आधारित 2 प्रश्न आए थे। तो इसके ऊपर भी मैं जो है वो बना दूंगी, छायावाद के विषय में जो है किसने क्या कथन कहा है। तो ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। अगला है पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? लोकायतन, चिदंबरा, गीतहंस या फिर ग्राम्या। तो पंत को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार वो चिदंबरा पर मिला था। अगला है निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञे या फिर नरेश मेहता। तो यहाँ पे देख ले तार सप्तक यानी कि जो पहला है तार सप्तक अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। अज्ञे जी के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। तो पहले वाले यानी यहाँ पे हमें दूसरा सप्तक तीसरा सप्तक नहीं पूछा गया, तार सप्तक। तो पहले वाले का नाम जो है वो तार सप्तक है और उसमें कौन शामिल है? अज्ञे जी पहले वाले में, बाकी ये तीनों सम्मिलित नहीं है। अगला है इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबंध नहीं रहा है? कुंवर नारायण, नेमीचंद जैन, अजीत कुमार या फिर दुष्यंत कुमार। तो इनमें से कौन सा जो है वो नई कविता से संबंधित नहीं है? तो वो है नेमीचंद जैन, ये नई कविता से संबंधित नहीं है। अगला है प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? हरिवंश राय बच्चन, धूमिल, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर प्रभाकर माजवे। तो इसका जो सही आंसर है वो है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के द्वारा प्रभा पत्रिका का संपादन किया गया था। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? मात्रिक छंदों के बजाय वर्णवृत्तों का प्रयोग, बौद्धिकता की अपेक्षा भावुकता के प्रतिष्ठा, नई नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का संपूर्ण निषेध। तो यहाँ पे जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का, तो उन्होंने क्या कहा था? नई नई राहों का अन्वेषण। तो प्रयोगवादियों ने क्या शब्द प्रयोग किया था? नई नई राहों का अन्वेषण। तो उन्होंने ये शब्द जो है प्रयोगवाद के लिए प्रयोग किया था। तो प्रश्न थोड़ा घुमा के था, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि उनके अनुसार प्रयोगवादी काव्य की जो मुख्य तत्व की बात की है वो है नई नई राहों का अन्वेषण। अगला है ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल किसके उपन्यास हैं? तो ये जो उपन्यास है वो प्रेमचंद, निराला, दिनकर या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ये उपन्यास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है हमारे जैसे कि इस परीक्षा में 30 प्रश्न जो है यानी 30 प्रश्न जो है वो
जनरल से आ रहे हैं, सामान्य ज्ञान पर आधारित आ रहे हैं, सामान्य प्रश्न पत्र है, और शेष जो 70% है वो आपके पाठ्यक्रम से आ रहे हैं। तो यहाँ पर वही 70 प्रश्नों का जो है वर्णन जो है आपसे किया गया। आपसे मैंने आज उन 70 प्रश्नों पर चर्चा की है जो पिछले वर्ष 2018-19 की परीक्षा में आए थे। तो आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी आपके मन में भी किसी भी प्रश्नों को लेके कोई विचार हो, कोई चीज़ हो, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी उस समस्या का जो है निराकरण किया जा सके। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इससे पहले एक बता दूं कि आप सभी के कमेंट आए थे 2-3 वीडियो के लिए, तो जल्द ही आपको उन सारे टॉपिक्स पे जो है वीडियो ज़रूर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।